बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दो टॉपिक्स हैं। एक स्मॉल मुख्तसर सा टॉपिक है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में आपको जैसे पता है कि मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स या सेम सॉल्वेंट के अंदर मुख्तलिफ सल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होती है। अगर आप बात करें जैसे लास्ट टाइम हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था, उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के चेंज होने से और तरीके से चेंज होती है, पोटेशियम क्लोराइड की और तरीके से और सोडियम क्लोराइड की और तरीके से। तो यूँ समझ लें कि टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती है। तो इसी बुनियाद पर हम जो टेक्निक है ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी भी बुनियाद इसी टॉपिक पर बेस करती है। सबसे पहले हमारे पास मैंने लिखा है कि यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्राम केमिकल सब्सटेंसेस। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे आप किसी को प्योरीफाई करना चाहते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं और उनकी नेचर इस तरह की है कि दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट है, तो फिर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक जैसी दोनों की सॉल्युबिलिटी है, इम्प्योरिटीज़ की भी और आपका जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उसकी भी, तो डेफिनेटली फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। आपके पास लेट्स सपोज एक जैसे दोनों कंपोनेंट्स हैं। ये सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर के अंदर दोनों की सॉल्युबिलिटी एक जैसे तरीके से चेंज होती है, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी दोनों की सेम वे से चेंज होती है, फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब होता ही है कि ये मेथड तब अप्लाई होता है जब उनकी सॉल्युबिलिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया हो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसमें हम करते क्या हैं, हम कोई भी सल्यूट है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सल्यूट है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। अब हम इन इम्प्योरिटीज़ को निकालना चाहते हैं, हम इन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना चाहते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप इसको सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करें, और जो सॉल्वेंट लें वो हॉट सॉल्वेंट हो, हॉट गर्म सॉल्वेंट हो। अब गर्म सॉल्वेंट के अंदर आप इसको डाल दें। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये सॉल्युबलाइज हो जानी चाहिए, ये इम्प्योरिटीज़, और ये सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अब जब ये सॉल्युबल नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये क्रिस्टल की शक्ल में रहेगा और ये सॉल्युबलाइज होकर लिक्विड का हिस्सा बन जाएगा, और फिर फाइनली हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। जब इसको फ़िल्टर करेंगे तो आपको पता है ये फ़िल्टर पेपर है, ऊपर जो है ये सल्यूट रह जाएगा और नीचे जो है ये इम्प्योरिटीज़ का सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा और ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ये होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए सल्यूट से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना। अब दोबारा सुन लें इसको कि इम्प्योर सल्यूट जो है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं हॉट सॉल्वेंट के अंदर, और इस तरीके से हॉट सॉल्वेंट के अंदर कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मोर सॉल्युबल हों, और जो हमारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है या तो वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो या फिर बहुत कम सॉल्युबल हो, तो वो फिर उसको फ़िल्टर कर लेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट जो क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस है वो आपके पास अलहदा हो जाएगी। अब यहाँ से हम ये एक हमारा कंपोनेंट था, हमारा एक टॉपिक था जो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नेचर ऑफ सल्यूट या सॉल्वेंट पर डिपेंड ना करें, बल्कि डिपेंड करें नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें कि उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आइंस कितने हैं। यानी अगर आप उनके इक्वल मोल लेंगे तो फिर उनके सल्यूट पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। जब चेंज नहीं होंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उस वक्त चेंज होंगी जब आप नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल चेंज करोगे। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आप ऐसा करो कि आपके पास 18 ग्राम या 180 ग्राम ग्लूकोज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
और आपके पास ये 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, ये उसका मोलर मास बनता है। आपको पता है ये 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह सुक्रोज की बात करो, सुक्रोज, तो उसका मास बनता है 342, ये भी 1 मोल के बराबर है। इसी तरह 60 ग्राम यूरिया करो तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 मोल के। तो ये सबसे पहले ये 3 बातें समझ लें कि जब आप इनके बराबर के मोल लेंगे और बराबर के मोल लेकर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हल करोगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप इनको डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इनके किसी के भी 180 ग्राम ग्लूकोज ले लो, सुक्रोज ले लो 1 मोल, 342 ग्राम या 60 ग्राम क्या ले लो, यूरिया ले लो, तो इनको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हल करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1 मोलल बनेगा, 1 मोलल सॉल्यूशन बनेगा। अब वो ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो 1 मोलल सॉल्यूशन होगा जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यानी इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। सॉल्वेंट आपने वाटर लिया है, 1 किलोग्राम वाटर लिया है, उनको 1 किलोग्राम वाटर के अंदर हल किया है, तीनों की देखिए अपेरेंटली मासेस डिफरेंट हैं, लिहाजा लग ऐसे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट है, इसका सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ सल्यूट है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है, हकीकत में इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये सब का 1 मोल लिया है, आपने केमिकली सब का 1 मोल लिया है और 1 मोल के अंदर इन तीनों के ग्लूकोज के मालिक्यूल, सुक्रोज के मालिक्यूल और यूरिया के मालिक्यूल सेम हैं। इन तीनों के मालिक्यूल सेम होने की वजह से तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तीनों का मालिक्यूल सेम होने की वजह से तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ये होता है, इसको हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही हैं जो कि सेम हैं, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं कर रही कि कौन सा मास लिया है, कितनी अमाउंट में लिया है, व्हाटएवर, इस पर डिपेंड नहीं कर रही। अब मैं यहाँ से एक और उसने एग्जांपल दी है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मसलन अगर ग्लूकोज की बजाय आप 180 की बजाय आप ले लें 18 ग्राम, लेट सपोज 18 ग्राम, इसका मतलब आपने इसको 10 पर डिवाइड कर दिया तो इधर जो सोल्यूशन बनेगा 1 किलोग्राम के अंदर वो होगा 0.1 मोलल। पहले बना था 1 मोलल, 1 मोलल बना था, ये जैसे मैंने ये बताया 1 मोलल, लेकिन अब 1 मोलल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब आप 1/10 अमाउंट ले रहे हो, 1/10 अमाउंट ऑफ सल्यूट ले रहे हो, 1/10 अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ले रहे हो, इसलिए वो 0.1 मोलल बना। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सुक्रोज की 34.2 ग्राम ले ले तो ये भी 0.1 मोलल बनेगा। इसी तरह अगर आप सुक्रोज की बात कर ले तो उसका 6 ग्राम तो वो भी 0.1 मोलल बनेगा। तो तीनों का 0.1 मोलल सोल्यूशन जो है विल बॉयल एट द सेम टेम्परेचर। तो ये सूरत हाल यहाँ तक जो है वो हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो इनकी, इन तीनों की, यानी आप 1 मोल लेकर उनको डिसॉल्व करते हो और सोल्यूशन बनता है 1 मोलल, तो 1 मोलल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सब का सेम होगा और वो होगा 0.52। अब एक बात याद रखनी है, जब आप प्योर सॉल्वेंट लोगे, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर लोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन जब आप उसमें सल्यूट डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब आप उसके अंदर सल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो यूं समझ लें कि हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है,
लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया है, जिसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अब इसको हम बाद में बात करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, जब आप उनका 342 ग्राम सुक्रोज लोगे, 60 ग्राम यूरिया लोगे और 180 ग्राम ग्लूकोज लोगे, तो ये सारे जो हैं ये 1 मोलल सोल्यूशन बनेंगे, 1 मोलल। और 1 मोलल सोल्यूशन जो हैं सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे और वो है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका सब का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इन सब का एक एक मोल लिया है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर तो डिपेंड करती हैं लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। आगे देखें, इन सब का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है क्योंकि ये तीनों का आपने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आखिरी जो बात रह गई वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप इसका 1/10 ले लें तो जाहिर बात है उसके हिसाब से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। देखें दीज 3 सॉल्यूशंस जो हैं वो 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेंगे और ये 1.8 डेफिनेटली इधर आ जाएगा, तो ये इतने टेम्परेचर पर जो है वो फ्रीज़ होंगे। यूँ समझ लें कि अगर आप उनका 1/10 ले लोगे तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट 1/10 हो जाएगा, लेकिन रहेगा तीनों का सेम। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कोलिगेटिव, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका वेपर प्रेशर, उनका फ्रीजिंग पॉइंट सब एक जैसा होता है, बशर्ते कि उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों। हमने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखे हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट, उनका वेपर प्रेशर सेम है। अब आखिरी बात जो है कि अगर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अब अगली बात ये है कि सॉल्यूट जो आप ले रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी वो ऐसा ना हो कि वो वेपराइज हो जाए, या फिर और जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी वो आयोनाइज ना होता हो। अगर आयोनाइज होता होगा तो फिर उसके लिए डिफरेंट फैक्टर लगेंगे, ये वाली बात नहीं लगेगी। तो लिहाजा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, लेट सपोज जैसे लाइक मैं आपको बताऊंगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है हम डिटेल के साथ उनको स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारे लिए, हम आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।